ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भी आइसोमेट्रिक स्केल पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए जरूरी है इसको समझना। कई बार जैसे पूछ देता है कि आइसोमेट्रिक स्केल है क्या चीज़, तो ये दोनों का जो अनुपात है, वास्तविक लंबाई और परिमाप लंबाई के दोनों का अनुपात कहलाता है आइसोमेट्रिक स्केल। वर्डिंग्स में कंफ्यूज कर सकता है ना कि कितना प्रतिशत दिखाई देता है या कितना प्रतिशत कम दिखाई देता है, दोनों में अंतर है। वैसे ही इनलार्जिंग स्केल, सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म जीवों को देखते हैं तो उसके माप को हम क्या करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। चलो भाई, मेन हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। कि कैसे कोई वस्तु है, उसकी जो किरणें हैं प्रक्षेप तल पे प्रक्षेपित की जाएगी, तो वहां पे जो बिंदु प्राप्त होगी उसको मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगा, उसका प्रक्षेप कहलाएगा वस्तु का। क्या क्या थे एलिमेंट उसके, कौन कौन से अवयव थे प्रक्षेप के लिए? एक वस्तु हो गया, ठीक है, दूसरा प्रक्षेप तल, प्रक्षेपी रेखा और प्रक्षेप, और वो एक और लिख लो, ऑब्जर्वर तो चाहिए, देखने वाला चाहिए, है ना, दृश्य या दर्शक बोल लो या ऑब्जर्वर लिख लो इसी को। चलो आगे बढ़े, देखते हैं इसका टाइप, वर्गीकरण, है ना, कौन कौन से प्रकार हैं इसके, ये देखते हैं। सबसे पहला है समांतर प्रक्षेप, प्रक्षेप पैरेलल प्रोजेक्शन, और दूसरा है केंद्रीय प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। समांतर प्रक्षेप और केंद्रीय प्रक्षेप दो टाइप का है। पर्सपेक्टिव पढ़े नहीं होगे, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम का नहीं होगा, है ना, वो दूसरा चीज है। समांतर प्रक्षेप के भी प्रकार हैं, है ना। पहला है चित्रीय प्रक्षेप, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, लंब कोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। चित्रीय प्रक्षेप दो प्रकार के हैं, एक है आपका समपरिमाप प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और दूसरा है तिर्यक प्रक्षेप, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। केंद्रीय प्रक्षेप तीन प्रकार के हैं, एक है एकल केंद्रीय प्रक्षेप, पहला है, दूसरा है द्विसम केंद्रीय प्रक्षेप, और थर्ड है त्रिसम केंद्रीय प्रक्षेप। यह है प्रोजेक्शन का वर्गीकरण, प्रक्षेप का। बहुत सारे हैं प्रोजेक्शन, है ना, पूरे पढ़े नहीं है, लेकिन पूरे काम का नहीं है। ज्यादातर हम लोग आइसोमेट्रिक पढ़े हैं, है ना, ऑब्लिक पढ़े हैं और लंबकोणीय प्रक्षेप, यही पढ़े हैं, ऑर्थोग्राफी। फिर तीन ही चीज हमारे काम का है, एकल केंद्रीय प्रक्षेप, द्विसम केंद्रीय प्रक्षेप और त्रिसम केंद्रीय प्रक्षेप। इसमें हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, बाकी भी देखेंगे भी ये क्या है, यही डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समांतर प्रक्षेप, सबसे पहली बात, ये क्या चीज होता है, क्यों समांतर बोलते हैं उसको? इसमें जो प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं वो क्या होता है, समांतर होता है। दोनों का देख लेते हैं अंतर क्या है समांतर में और केंद्रीय में। अभी हम लोग जब सिद्धांत किए थे प्रक्षेप का सिद्धांत में, तो उसमें प्रक्षेप रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे के समांतर चली थी, है ना, इस कारण इसको बोला जाता है समांतर प्रक्षेप। केंद्रीय प्रक्षेप में क्या होता है, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, देखे हो प्रोजेक्टर, है ना, या थिएटर में देखे होंगे, कोई एक पॉइंट से आपका पिक्चर प्रोजेक्ट होता है और वो पर्दे पे जाके बड़े स्क्रीन पे दिखता है। मतलब क्या हो रहा है, वहां पे एक पॉइंट है, यहां से क्या प्रक्षेपी रेखाएं निकल रही है ना, और किसी बड़े प्रक्षेप तल पे जा रही है। जैसे आपका ये पर्दा है, प्रक्षेप तल हो गया, तो यहां से जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी प्रक्षेपी रेखाएं आ रही है ऐसे, है ना, और यहाँ पे इसका पिक्चर बना के आपको दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रक्षेपी रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर नहीं है, वो किसी एक केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से निकल के जा रही है ना। इसलिए क्या हो गया आपका, ये केंद्रीय प्रक्षेप हो गया। समांतर प्रक्षेप मतलब जहां पे प्रक्षेपी रेखाएं समांतर है, वो समांतर प्रक्षेप हो गया। केंद्रीय प्रक्षेप ये क्या हो गया, किसी केंद्र से प्रक्षेपी रेखाएं निकल के प्रक्षेप तल पे आ रही है, तो हो जाएगा केंद्रीय प्रक्षेप, ठीक है। दोनों बेसिक अंतर यही, इसको करेंगे भी और थोड़ा डिटेल में इसका टाइप वाइप देखना है तो, है ना। दोनों में अंतर समझ में आया। अब इसमें देखो, समांतर में इसका दो टाइप है, एक है चित्रीय प्रक्षेप और दूसरा है लंबकोणीय प्रक्षेप, ठीक है। चित्रीय प्रक्षेप कौन सा, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखे हो आइसोमेट्रिक बनाते भी हो, उसमें एक ही पिक्चर पे सारे डाटा आपका दिख जाते हैं, पूरा डाटा आपका मिल जाएगा एक ही डायग्राम में। उस ऑब्जेक्ट का पूरा आपको आकार, उसका माप, सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या कहीं पे कट है, जो भी है वो एक ही पिक्चर पे अवेलेबल होगा। लंबकोणीय प्रक्षेप में क्या होता है, अलग अलग व्यू मिलते हैं, फ्रंट, टॉप, साइड,
है ना, तीनों चीज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, और आइसोमेट्रिक हो या ऑर्थोग्राफी ऑब्लिक हो उसका, लेकिन उसमें पूरा डाटा एक ही पिक्चर में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आपका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें फ्रंट से क्या दिखता है, किसी वस्तु की ऊंचाई और लंबाई ये दिखती है। टॉप से देखेंगे तो किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई ये दिखेगी। साइड से देखेंगे तो वस्तु की चौड़ाई और ऊंचाई ये दिखेगी। मतलब कोई एक डायग्राम में पूरा डाटा अवेलेबल नहीं होता है ना, किसमें, लंबकोणीय प्रक्षेप में। ठीक है, तो चित्रीय प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप समझ में आया। ये क्या है, समांतर प्रक्षेप का प्रकार है। इसमें जो प्रक्षेपी रेखाएं हैं दोनों में समांतर होगी। आइसोमेट्रिक बनाते हो तो एक लंबाई है तो दूसरी, जितनी भी लंबाई वाली रेखाएं हैं उस लंबाई वाली रेखा के समांतर होती है। जैसे यहाँ पे बना रहा हूं मैं, जैसे आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो क्या करते हैं, 30 डिग्री पे एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे हो गया इस तरीके से। या ये वाली लाइन क्या है, लंबाई वाली लाइन है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी लंबाई वाली लाइन होंगी सब इसके समांतर होंगी। ऐसे इधर भी जो होगा वो क्या होगा, लंबाई वाली लाइन के समांतर ही होगी। मतलब जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं वो समांतर हैं चित्रीय प्रक्षेप में। ऑब्लिक में भी सेम होगा। ठीक है, लंबकोणीय प्रक्षेप में भी प्रोजेक्टर समान होंगे, समांतर होंगे। जैसे लंबाई आप बना रहे हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो भी है, तो एक बॉक्स बनाते हो जिसमें दोनों साइड उसका 90 डिग्री में होगा, और जो भी आप इसमें आकृति बनाएंगे वो एक दूसरे के समांतर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के, लंबाई लंबाई के। इसलिए क्या होंगे, इसमें जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं, प्रक्षेपी रेखाएं हैं, वो समांतर होंगी। इसलिए क्या है, समांतर प्रक्षेप। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया, चित्रीय में और लंबकोणीय में। चित्रीय में क्या होगा, एक ही डायग्राम में किसी वस्तु की पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और लंबकोणीय प्रक्षेप में एक ही चित्र में पूरी आकृति या उसका माप या सारा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। आपके लिए कम से कम 3 डायग्राम चाहिए। फ्रंट, टॉप और साइड बनाते हैं वैसे, दोनों में अंतर। अब चित्रीय प्रक्षेप का 2 टाइप है। एक है आपका आइसोमेट्रिक या समपरिमाप प्रक्षेप, और दूसरा है तिर्यक प्रक्षेप या ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दोनों वस्तु को प्रक्षेप बनाने के पहले रखने के तरीके के ऊपर निर्भर है। सिर्फ ये तरीका बता रहा है ना, दिखेगा वही। दोनों में अंतर क्या है, किसी वस्तु का प्रक्षेप बनाने से पहले उसको रख कैसे रहे हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें क्या करना है, प्रक्षेप बनाना है आइसोमेट्रिक। ये आपका प्रक्षेप तल है, यह आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, इस वस्तु का प्रक्षेप बनाना है तो इसको क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक में बना रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, 30 डिग्री ऐसे इंक्लाइन करेंगे। अब ये समांतर है, पैरेलल है, इसको क्या कर देंगे, 30 डिग्री रोटेट कर देंगे। कैसे, दोनों कॉर्नर से, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। ठीक, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक तल से एंगल में आएगा, या इसको ऐसे करेंगे तो एक तल से एंगल में आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। लेकिन हम इसको क्या करें, दोनों से, ये कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन दोनों के साथ में एंगल में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री 2 एक्सिस पे रहता है। आपको 2 कोण 30 डिग्री पे रहता है ना आइसोमेट्रिक में, और एक 90 डिग्री पे रहता है हाइट वाला। ठीक है, अभी करेंगे डिटेल में उसको, दोनों है क्या चीज, ये चीज। ऑब्लिक में क्या होगा, जो यहाँ पे 30 अंश ले रहे थे उसको क्या करेंगे, 45 अंश लेंगे, और एक किनारा, सिर्फ एक किनारा हो। कैसे, ऐसे। आइसोमेट्रिक क्या था, 2 किनारे थे 30 अंश पे, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक किनारा 45 अंश पे जा रहे, बाकी दूसरा कोण क्या है, प्रक्षेप तल पे है, और एक है 90 डिग्री पे। ठीक है, समझ में आया अंतर सब में। चलो, सबसे पहला हेडिंग डालो, उसको अभी अलग से करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालो, समांतर प्रक्षेप। इसके लिए लिखो, इस प्रक्षेप विधि में सभी प्रक्षेपी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रीय प्रक्षेप। इसके लिए लिखो, इस प्रक्षेप विधि में भी सभी प्रक्षेपी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। फुल स्टॉप। इस प्रक्षेप में वस्तु के आकार एवं माप की संपूर्ण जानकारी एक ही चित्र के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मेन हेडिंग डालो अब, समपरिमाप प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, कैसे बनाते थे ड्राइंग, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे। ठीक है, इसमें 3 अक्ष होते हैं, है ना, 3, उसको प्रक्षेप अक्ष भी बोलते हैं, या प्रोजेक्शन एक्सिस भी बोलते हैं, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाम से भी बोलते थे, है ना। तो 3 प्रक्षेपी अक्ष होते हैं। इनमें से 2 अक्ष जो है 30 डिग्री एंगल पे होता है,
और एक 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो इसको लेके क्या करते थे हम लोग, एक बॉक्स बनाते थे, है ना, ऐसा एक बॉक्स बना लिए। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक। ठीक है, इसमें 3 अक्ष हैं, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। ठीक है, ऊपर वाला क्यों ले रहे हैं हम लोग, यह भी तो अक्ष था। एक लंबाई हो गया, इनमें से कोई भी, यहाँ पे ये वर्ग है तो किसी को भी लंबाई बोलो, इधर बोलो या उधर बोलो। एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई हो गया, है ना। ये क्षैतिज पे मिल रहे हैं, इनमें से एक 30 अंश पे है क्षैतिज के साथ, दूसरा 30 अंश और तीसरा 90 अंश के साथ। इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे तीनों अक्ष मिल रहे हैं। इन तीनों के बीच का एंगल कितना है, इसका प्रॉपर्टी है कि ये तीनों आपस में 120 अंश के कोण पे मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आइसोमेट्रिक स्केल पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसके लिए जरूरी है इसको समझना। यहाँ पे तीनों अक्ष क्या हो रहा है, 120 अंश के कोण पर मिल रहे हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस, समपरिमाप अक्ष। अब देखो, किसी भी चीज को अगर आप 30 डिग्री के एंगल पे रखोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। जैसे इसको आप लोग सीधा देख रहे हो ऐसे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ अलग है। इसको अगर मैं 30 डिग्री ऐसे टर्न कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा दिखेगा। कौन सा, लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई। लंबाई तो इतना ही है, ये इसकी लंबाई है, या ऊंचाई बोल लो इसको, ये सेम दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये जो टर्न हो रहा है, जो अक्ष टर्न हो रहा है, घूम रहा है किसी कोण पे, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये अपने वास्तविक लंबाई से थोड़ा सा कम दिखेगा। अब कितना कम दिखेगा, क्यों दिखेगा, यही चीज देखना है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, चलो, ये वाला आपका अक्ष क्या है, कुछ कम दिखाई देगा वास्तविक से, और ये वाला कम दिखाई देगा। सेम चीज यहाँ पे आ जाओ, इस वर्ग में हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। इसको एक लाइन से मिला देते हैं इसके विकर्ण से, है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा ओ, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ओ, ये ओ हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये आपका कुछ छोटा दिखाई देगा, ये वाला लाइन, ये वाला किनारा भी छोटा दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला एक्सिस है ना आपका, लंबाई या चौड़ाई वाला, तो ये भी छोटा दिखाई देगा, ये भी छोटा दिखाई देगा। इधर से ये भी छोटा दिखाई देगा तो ये भी छोटा दिखाएगा, ये भी जो छोटा दिखेगा, सेम एक्सिस है वो चौड़ाई वाला, है ना। तो ये चारों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे अपने एक्चुअल साइज से कुछ छोटा दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, ये एंगल कितना है, 30 अंश, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा। क्या होगा, समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण बोलते हैं क्या, कोण में ना। ये भी क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ कोण, ये भी क्षैतिज हो गया आपका, डैश लाइन जो है उसके साथ कोण, सेम भुजा है, नहीं सेम एक्सिस है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 30। अगर हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएं, ठीक है, कि उसकी वास्तविक लंबाई मिले, ठीक है, इधर भी इस भुजा को ऐसे बढ़ाएं कि इसकी वास्तविक लंबाई मिले, ठीक है, जितना एक्चुअल में वो लंबा है। ठीक है, वैसा कैसे होगा, कब होगा कि इसकी वास्तविक लंबाई मिले हमें, जब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये टर्न हो गया है, कुछ एंगल से कम हो गया, इसी वजह से तो इसमें डिफरेंस आया ना उसकी दूरी का। तो इस भुजा के साथ अगर हम ये एंगल 90 डिग्री का लेके लाइन बनाए, तो ये लाइन अब ये एक वर्ग था, यही तो टर्न होके हमें आइसोमेट्रिक में दिख रहा है, वही वर्ग हमें बनाना है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज इधर भी हो गया। तो देखो, ये जो पीले कलर में मैं जो मार्क कर रहा हूं, ये एक एक्चुअल स्क्वायर है, जो ये था वास्तविक वर्ग था, जो कि ये टर्न होने पे 30 डिग्री टर्न होने पे क्या हो रहा है, ऐसा कम होकर दिख रहा है अपने एक्चुअल साइज से, है कि नहीं। ये जो कलर वाला जो है, पीले कलर में जो है मार्किंग किए हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला डी है ना, नीचे वाला डी है, ये वाला पॉइंट डी है, इसको हम मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे देखो, भुजा जो है ए बी सी और डी, ये जो फलक है ये क्या है आपका, समपरिमाप फलक है, जो कि वास्तविक से कुछ कम होके दिख रहा है। और ए क्यू सी पी, ये इसका वास्तविक फलक है ना, जो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, वास्तविक है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना। समझ में आना ना बात। यहाँ पे हम इसको वास्तविक लंबाई बोल सकते हैं, वस्तु की वास्तविक लंबाई,
और ये क्या हो जाएगा, ये वाला AD जो है आइसोमेट्रिक या समपरिमाप लंबाई बोल सकते हैं इसको, है ना। सिर्फ एक भुजा को कंसिडर करो, बाकी सब चीज निकल जाएगा। ये जितना छोटा हुआ है भुजा उतना ही बाकी सभी लाइन होगा, सभी कोर होगा। इसलिए हम एक को देखते हैं कि वो कितना कम हुआ है, ठीक है। तो आपका भुजा AP ये क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक लंबाई, और भुजा AD ये हो जाएगा आपका समपरिमाप लंबाई, मतलब कम होने के बाद कितना दिख रहा है वो है, तो उसको हम आइसोमेट्रिक या समपरिमाप लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, एंगल QAP ये कितना हो जाएगा, ये एंगल QAP ये कितना है, 90 डिग्री है। QAP 90 है, और एंगल OA और D ये कितना है, 30 डिग्री। ये देखो, ये AC जो है इस वर्ग का विकर्ण है, क्योंकि AC क्या है, विकर्ण है। किसका, AQCP का विकर्ण है। तो ये एंगल को दो भाग में बांटेगा, टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल कौन सा निकालना है हमें, QAP, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। भाई ये एक पूर्ण वर्ग है, AC इसका विकर्ण है, दो भुजा को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा ना भाई, आमने सामने वाले को। तो ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। हमें वो छोटे वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने की जरूरत है, OA और P की, तो 45 डिग्री है। यहां तक समझ में आया कि रिपीट करना पड़ेगा। अब देखो त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसमें AO बाई AD, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए AOD में, AOD है ना, इसमें AO क्या चीज है, लंब आधार कर्ण में से आधार है, और AD क्या है, कर्ण है। तो AO आधार और AD कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाता है, cos थीटा होता है। एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज AOD में AO बाई AD क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा कौन सा एंगल, cos का, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट ट्रायंगल AOP में, AOP इसमें AO बाई AP, AO क्या हो जाएगा, इसमें भी आधार होगा, और AP क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, cos का एंगल होगा, और एंगल कितना, 45, cos 45 का मान 1/2। तो समीकरण 2/1 करते हैं, ठीक है। वास्तविक लंबाई हमें नीचे रखना है, वास्तविक कौन सा है आपका AOP में, ठीक है। तो समीकरण 2/1 क्या हो जाएगा, AO बाई AP इंटू AD बाई AO हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। यहां से AO कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AD बाई AP, यहां पे कर दे रहा हूं, AD बाई AP, ये कितना हो जाएगा, यहां से 2 को हम √2 लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √2/√3। यहां पे देखो AD क्या चीज है, वास्तविक लंबाई है या समपरिमाप लंबाई है, समपरिमाप लंबाई, समपरिमाप लंबाई बटे AP क्या चीज है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, √2/√3, या इसी को हम लिख सकते हैं √2/3, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में निकालें तो ये हो जाता है 0.815, ठीक है। या इसको अपन फ्रैक्शन में निकालें, भिन्न में, तो इसको लिख सकते हैं हम 9/11, ठीक है। या प्रतिशत में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 81.5%। इसका मतलब क्या है, आपकी जो समपरिमाप लंबाई है वो वास्तविक लंबाई की कितनी गुना है, 0.815, ठीक है।
यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जब करोगे तो फिर इसको नीचे लिखना है ना। समपरिमाप लंबाई ये क्या होती है? 81.5% होती है किसकी? वास्तविक लंबाई की। मतलब जो आइसोमेट्रिक में लंबाई है वो वस्तु की वास्तविक लंबाई के 81.5 मतलब लगभग 82% होगी। वो वास्तविक लंबाई का 82% दिखाई देता है। कम कितना दिखाई देता है? 18% लगभग। ठीक है, लगभग 18% लंबाई जो है वो कम दिखाई देता है। ठीक है, अब ये इतना सारा तामझाम इसलिए किया गया, कई बार उसको डेसिमल में पूछ दिया गया है, या कभी परिमेय संख्या में पूछ दिया है, तो कभी भिन्न में पूछ दिया है, या कभी प्रतिशत में पूछ दिया है। इसलिए सारी चीजों को लिख लेना। ठीक है, और अच्छा यही है आइसोमेट्रिक स्केल। कई बार जैसे पूछ देता है कि आइसोमेट्रिक स्केल है क्या चीज, तो ये दोनों का जो अनुपात है ना, वास्तविक लंबाई और परिमाप लंबाई के दोनों का अनुपात कहलाता है आइसोमेट्रिक स्केल। चलो अब इसके लिए लिखो, पॉइंट्स लिखो समपरिमाप मापनी के लिए। समपरिमाप मापनी में 3 अक्ष होते हैं, जिनमें से 2 अक्ष क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण पर तथा 1 अक्ष 90 अंश के कोण पर होता है। सेकंड पॉइंट, तीनों समपरिमाप अक्ष एक दूसरे के साथ 120 अंश के कोण पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समपरिमाप प्रक्षेप में वस्तु अपनी वास्तविक लंबाई का 0.815 या 81.5% दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्षेप में वस्तु अपनी वास्तविक लंबाई से 18.5% कम दिखाई देता है। वर्डिंग्स में कंफ्यूज कर सकता है ना कि कितना प्रतिशत दिखाई देता है या कितना प्रतिशत कम दिखाई देता है, दोनों में अंतर है। कितना प्रतिशत दिखाई देता है बोलेगा तो 81.5% है ना, और कितना परसेंट कम दिखाई देता है तो कितना कम दिखाई देता है? 18.5%। वर्डिंग्स का खेल है, वो घुमा सकता है वर्ड में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब ये इसलिए है, तक कई बार परिमेय में पूछ चुका है, कई बार पॉइंट में पूछ लेता है ना, तो कभी डेसिमल में पूछ लेगा, तो कभी परसेंटेज में, इसलिए सारा चीज। अब वहां कहाँ निकालते बैठोगे, है ना, रूट का वैल्यू निकालो फिर उसको डिवाइड करो, टाइम वेस्टिंग है। तो ये डाटा याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, अब इसका बनाने का तरीका आप लोग जानते हैं और हमें उसमें बनाने में जाना है नहीं। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं चित्रीय प्रक्षेप का। हेडिंग डालो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तिर्यक प्रक्षेप या ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होगा, जो क्षैतिज है उसमें से एक अक्ष जो है 30 या 45 या 60 अंश के कोण पर इंक्लाइंड होगा, एक अक्ष। दूसरा अक्ष क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे ही होगा, क्षैतिज अक्ष पे होगा, मतलब कोण क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइसोमेट्रिक में क्या था, दो जो भुजा था वो क्या था, जो अक्ष था वो 30 अंश पे था और एक अक्ष 90 अंश पे। इसमें क्या है, एक अक्ष जो है 30, 45 या 60 अंश पे, मोस्टली 45 अंश पे ही यूज किया जाता है ना, लेकिन इसको 30 में भी रख सकते हैं, 45 में भी रख सकते हैं और 60 में भी रख सकते हैं, है ना। हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो ज्यादातर 45 अंश का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एक अक्ष 45 पे, दूसरा 0 पे और तीसरा 90 अंश पे। ठीक है, इसको लेके हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का निर्माण शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, ये जब तीनों अक्ष यहाँ पे मिलते हैं, ये तीनों एक्सिस हैं इसके ऑब्लिक के, तो ये कितने एंगल का निर्माण करते हैं, ये वाला एंगल तो 90 है, क्लियर है। ठीक है, अब ये दोनों अक्ष, ये वाला आपका लंबाई वाला और ये चौड़ाई वाला, ये दोनों अक्ष कितने कोण का निर्माण कर रहे हैं, तो ये है 135 और ये भी 135। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या था, तीनों 120 एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बना रहे थे, है ना। लेकिन इसमें आइसोमेट्रिक जो एक्सिस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक 90 अंश का कोण बनाएगा, दूसरा और तीसरा 135 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, इतना ही डिफरेंस है इसमें। लिखो इसके लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, तिर्यक प्रक्षेप में, वस्तु के 3 अक्षों में से एक अक्ष 30, 45 या 60 अंश का कोण क्षैतिज के साथ बनाता है। क्योंकि आपको इसको 30, 45 या 60 तीनों में से किसी में भी बना सकते हैं,
लेकिन आप लोग जानते हैं प्रैक्टिकली यूज कितना किए हो, 45। अगर ये ऑप्शन देता है कि 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से ऑब्लिक में एक अक्ष का क्षैतिज के साथ कोण कितना होता है ऐसा बोलेगा, तो 45 भी लोगे, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकली 45 यूज करते हो, है ना। लेकिन थ्योरेटिकली आप 30 भी यूज कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें बुक में भी अवेलेबल है चीज कि मोस्टली कितना यूज किया जाता है, 45 को, ठीक है। एक अक्ष के साथ 30, 45 और 60 अंश का कोण बनाता है। मुख्यतः 45 अंश के कोण पर यह निर्माण किया जाता है, फुल स्टॉप। दूसरा अक्ष क्षैतिज के साथ 0 अंश पर तथा तीसरा अक्ष 90 अंश के कोण पर स्थित होता है, फुल स्टॉप। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, या सेकंड पॉइंट कर लो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री 135 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश, 135 अंश, 135 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक में। अब आगे इसमें सब हेडिंग डालो, इसी का टाइप, तिर्यक प्रक्षेप के प्रकार। पहला है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसके लिए इसको देख लो पहले क्या चीज है। स्केल में जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, ये सब चीज पढ़े हो, तो उसमें एक चीज पढ़े होगे साइज स्केल, है ना। इनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, ये सब पढ़े होगे, है ना। आरएफ में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्नम, है ना, वो भी किए नहीं है इसलिए उसको बोलना पड़ जा रहा है। एक वैल्यू होता है उसमें आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उससे हमें बहुत टाइप की स्केल मिलते हैं, है ना। जैसे इनलार्जिंग हो गया, रिड्यूसिंग है, हाफ साइज स्केल और फुल साइज स्केल। 4 टाइप की स्केल का पता चलता है वहां आरएफ से कंपेयर करके, ठीक है। इनलार्जिंग मतलब नाम से पता चल रहा है वो क्या रहा है, बढ़ाएगा, है ना, बढ़ाता है। वो ऐसा ही स्केल है जो छोटी माप को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे हम लोग सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि सूक्ष्म जीव जितना छोटा है उतना ही छोटा ड्राइंग बना के आपको दे देंगे कि ये सूक्ष्म जीव का ड्राइंग है, वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो सूक्ष्म जीव जैसा है उस स्केल को, मान लो वो माइक्रो एमएम में भी है, उसकी लंबाई जितनी भी होगी सूक्ष्म जीव का, उसको क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं एक स्केल पे। पहले हम रिड्यूसिंग को देख लेते हैं तो ज्यादा सब अच्छा समझ में आएगा। इनलार्जिंग आपको जैसे मैप बनाना है, नक्शा बनाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना है, तो क्या करेंगे नक्शा बनाने के लिए, बाई रोड घूमेंगे क्या, नहीं, या छत्तीसगढ़ जितना सीट लेंगे क्या उतने साइज का, वैसा तो नहीं करते हैं। मतलब इतना जितना बड़ा छत्तीसगढ़ है उतना बड़ा सीट लो, उसमें ड्राइंग बनाओ, ऐसा तो नहीं है। क्या करते हैं, एक सीट लेंगे हम लोग और जो माप है उसको कम करते हैं, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, ये कितना 300 से 350 समथिंग कुछ है। हाँ चलो हम मान लेते हैं इसको 800 मान लेते हैं, किलोमीटर है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं। तब से आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना है तो ऐसा नहीं है कि 800 किलोमीटर बाई 300 किलोमीटर का पेज लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, उस रेशियो पे, जैसे हम मान लेते हैं इस 800 किलोमीटर में को हम 8 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबे पेज पर, और इधर 3 सेंटीमीटर लंबे पेज पर बना रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे, एक स्केल के थ्रू। इन दोनों के बीच में एक अनुपात होगा और ये दोनों समान अनुपात होगा, लंबाई का भी चौड़ाई का भी। तो ये कहलाता है आपका आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, यही चीज है। यहां पे क्या किए, हम इसको रिड्यूस किए, छोटा किए हैं। 800 किलोमीटर को हम 8 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग स्केल हो गया। वैसे ही इनलार्जिंग स्केल, सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म जीवों को देखते हैं तो उसके माप को हम क्या करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। एक्चुअल में तो हमें खाली आंख से दिखता नहीं है, लेकिन जब बुक में वो प्रिंट होगा तो बड़ा साइज ही प्रिंट होगा, उतना छोटा तो प्रिंट नहीं कर सकते, वो तो दिखेगी नहीं। फिर से सूक्ष्मदर्शी लगाओ उसको देखने के लिए, क्या मतलब हो गया, है कि ना। वैसे ही क्या होता है, हाफ साइज स्केल है, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो हाफ में क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है। फुल साइज स्केल में क्या होगा, वो जैसा है वैसा एज इट इज, 10 है तो 10, 4 है तो 4, है ना। इसका निरूपक भिन्न होता है 1:1, फुल साइज स्केल पर जैसा है वैसा। हाफ में क्या हो जाएगा, 1:2।
इसमें जो यहाँ पे निकलेगा वो होगा, ये इसमें ये वाला उल्टा ऊपर होगा, आपका जो हम लोग आभासी जो ले रहे हैं वो ऊपर होगा, जस्ट अपोजिट होगा, 1/100 होगा ये। ठीक है, हम समझने के लिए किए थे, जब इसका फॉर्मूला हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक जो है, वास्तविक लंबाई जो नीचे आता है ना, ड्राइंग में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया? ये हाफ साइज स्केल, फुल साइज स्केल समझ में आया जो अभी काम का है। तो अब देखते हैं इसका टाइप। पहला टाइप है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके वास्तविक आकार पे या फुल साइज स्केल पे बनाया जाए, है ना, कैसे पोजीशन पे? ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे, मतलब 45 डिग्री एंगल पे, तो कहलाता है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, कब? जब हम इसको फुल साइज स्केल पे बनाए, फुल साइज स्केल पर बनाए। ठीक है, लिखो इसके लिए, यदि किसी वस्तु के, हाँ कैबिनेट के लिए, यदि किसी वस्तु के तिर्यक प्रक्षेप को उसकी वास्तविक लंबाई पर या फुल साइज स्केल पर बनाया जाए तो उसे कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। सेकंड है कैविलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसके लिए लिखो, यदि किसी वस्तु के तिर्यक प्रक्षेप को वास्तविक लंबाई से आधी लंबाई पर, लंबाई का माप भी लिख सकते हैं, वास्तविक माप से आधी माप पर या हाफ साइज स्केल पर बनाया जाए तो उसे कैविलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक, है ना। एक बचा हुआ है चित्रीय प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, उससे पहले करेंगे केंद्रीय प्रक्षेप को। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालो, ज्यादा लंबा नहीं है टॉपिक, है ना, सिर्फ 2 टाइप देखना है। खत्म। केंद्रीय प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या है, ये चीज तो समझ गए थे हम लोग, थिएटर से याद रखना है इसको, है ना। ये हमारा दर्शक है, ये क्या कर रहा है, ऐसे, यह हो गया हमारा प्रक्षेप तल। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसको हम क्या करें, देखो समझ लो, ये हमारा दर्शक है देखने वाला, यहाँ पे वस्तु है और ये है प्रक्षेप तल। ठीक है, इतना ही चीज चाहिए होते हैं। जब इसको हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे किसमें, केंद्रीय प्रक्षेप में, तो क्या होगा, दर्शक से वस्तु की ऐसी प्रक्षेपी रेखाएं जाएंगी जो कहाँ होगी, ऐसे जाती हुई सीधे प्रक्षेप तल पे टकराएगी। ठीक है, वैसे ही सारे पॉइंट्स से क्या होंगे, प्रक्षेपी रेखाएं जाएंगी और प्रक्षेप तल पर टकराएगी। यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होगी उसको मिलाने पे क्या होगा, वस्तु का प्रक्षेप बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा केस देखते हैं इसी में। एक दर्शक हो गया, ये हमारा प्रक्षेप तल है और ये है वस्तु, प्रक्षेप तल, और ये हो गया हमारा दर्शक। एक केस ये है ना, एक केस क्या हो जाएगा, ये यहां से इस वस्तु को हमें देखना है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पारदर्शी है, हमारा प्रक्षेप तल जो है पारदर्शी है। तो इसका प्रक्षेप कैसे बनेगा, प्रक्षेपी रेखाएं क्या होगी, वस्तु से दर्शक की ओर आएंगी और आते हुए प्रक्षेप तल पर टकराएगी। ठीक है, वैसे ही इसके सारे बिंदुओं से ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रक्षेप तल पे पॉइंट्स देंगी, बिंदु देंगी, जिनको मिलाने पर क्या होगा, इसका प्रक्षेप मिलेगा। अब इस दोनों केस में देखो क्या अंतर है, दोनों केंद्रीय प्रक्षेप है, प्रक्षेप रेखाएं समांतर नहीं है, एक बिंदु से जा रही है ना, या एक बिंदु पे मिल रही है कि नहीं। इन दोनों में क्या अंतर है, छोटा दिखाई। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के सिर्फ पोजीशंस बदले हैं, वस्तु का और प्रक्षेप तल का पोजीशन बदला है। इसमें क्या है, वस्तु बीच में है दर्शक और प्रक्षेप तल के। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें वस्तु का प्रक्षेप अपने वास्तविक आकार से कैसे दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रक्षेप तल वस्तु और दर्शक के बीच में है। ठीक है, तो क्या हो गया, वस्तु का प्रक्षेप उसके वास्तविक आकार से छोटा दिख रहा है। ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग यूज है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके लिए देखो, केंद्रीय के लिए, केंद्रीय प्रक्षेप में दर्शक कॉमा वस्तु कॉमा प्रक्षेप तल और प्रक्षेपी रेखाएं उसके अवयव होते हैं। सेकंड पॉइंट, इस प्रक्षेप में प्रक्षेपी रेखाएं समांतर न होकर एक बिंदु से निकलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एकमात्र प्रोजेक्शन है, अभी तक जितना भी टाइप ऑफ प्रोजेक्शन पढ़े हैं
सब में क्या होगा, प्रक्षेपी रेखाएं समांतर होती है सभी में। सिर्फ ये केंद्रीय प्रक्षेप है जहां पे प्रक्षेपी रेखाएं क्या होंगी, समांतर नहीं होगी। ठीक है, एक बिंदु से निकलती हुई दिखेगी या मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, एकमात्र है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इनमें से किस प्रोजेक्शन में प्रक्षेपी रेखाएं समांतर नहीं होती, तो ये एकमात्र है केंद्रीय। ठीक है, इसके 3 टाइप भी हैं अगर वो पूछे तो, लेकिन वो केंद्रीय प्रक्षेप का ही प्रकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस प्रक्षेप में यदि वस्तु दर्शक और प्रक्षेप तल के मध्य हो तो प्रक्षेप का आकार वस्तु के वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रक्षेप तल दर्शक और वस्तु के मध्य हो, दर्शक और वस्तु के मध्य हो तो प्रक्षेप का आकार वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। ठीक है, हो गया। आगे सब हेडिंग डालो, इसका प्रकार, ये दोनों डायग्राम बना लेना समझने के लिए। इसके प्रकार, केंद्रीय प्रक्षेप के प्रकार। पहला, एकल बिंदु प्रक्षेप, सिंगल पॉइंट प्रोजेक्शन या पैरेलल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। 3 नाम है इसका, है ना। हिंदी में एकल बिंदु प्रक्षेप बोलते हैं या सिंगल पॉइंट प्रोजेक्शन और पैरेलल पॉइंट प्रोजेक्शन, पैरेलल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सॉरी, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें क्या करना है, केंद्रीय प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, ये नॉर्मली रखा हुआ है। अब इसमें मान लो इसका एक फेस, ये जो फेस है इसको हम क्षैतिज से इंक्लाइन कर दें, किसी एंगल पे रखें, उसके बाद इसका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनाए, तो ये कहलाता है एकल पॉइंट प्रोजेक्शन। ठीक है, द्वि में क्या होगा, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन में क्या होगा, इसका 2 फेस क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। 2 फेस कैसे इंक्लाइंड होगा, ये तो ऐसे है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कम से कम क्या हो, 2 फेस क्या हो, इंक्लाइंड हो, तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन। और अगर इसका 3 फेस अगर इंक्लाइंड हो तो क्या हो जाएगा, वो 3 पॉइंट प्रोजेक्शन। वो कैसे होगा, जब ये किसी कॉर्नर पे ऐसे टिका हो हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज क्या है, कॉर्नर में हो, तो वो तीनों फेस के साथ, आप एक क्यूब इमेजिन करो ना, क्यूब है तो उसको कॉर्नर पे रखोगे तभी उसका तीनों फेस क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो तीनों पोजीशन पे, वो पोजीशन पे रख के जब उसका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनाए तो वो कहलाएगा तीनों टाइप का अलग अपना अपना प्रोजेक्शन। तो इसके लिए लिखो सबसे पहला, यदि वस्तु की स्थिति इस प्रकार हो कि उसका एक फलक प्रक्षेप तल के साथ, अच्छा हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल में था, ये प्रक्षेप तल के साथ समांतर होगा बोल रहा है। क्या होगा, क्षैतिज के साथ में एंगल में है लेकिन प्रक्षेप तल के साथ में क्या है, समांतर है। प्रक्षेप तल के साथ किसी कोण पर हो तो प्राप्त केंद्रीय प्रक्षेप, शॉर्टकट में लिख लो, तो एकल बिंदु प्रक्षेप प्राप्त होता है अगर पर्सपेक्टिव में रहे तभी। अगला, द्विबिंदु प्रक्षेप, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन या एंगुलर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लिखो, यदि वस्तु इस प्रकार स्थित हो कि उसका कोई 2 फलक प्रक्षेप तल के साथ किसी कोण पर हो तो द्विबिंदु प्रक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। थर्ड, त्रिबिंदु प्रक्षेप, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन या ऑब्लिक बिंदु प्रक्षेप, ऑब्लिक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लिखो, यदि कोई वस्तु इस प्रकार स्थित हो कि उसका 3 फलक प्रक्षेप तल के साथ किसी कोण पर हो तो प्राप्त त्रिबिंदु प्रक्षेप प्राप्त होता है।